दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर इंडियाज पुश फॉर होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम जोल्ट स्मार्टफोन जॉइंट्स और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाट इज नाविक इंडियाज होम ग्रोन अल्टरनेटिव टू द जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है क्या जीपीएस का विकल्प बन सकेगा नाविक। भारत का जीपीएस कहे जाने वाला स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम नाविक हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने भारत में बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन्स को गूगल मैप्स की तरह नाविक ऐप की सुविधा देने के लिए कहा है। चूंकि इसके लिए फोन के हार्डवेयर में विशेष रूप से चिपसेट में अपेक्षित बदलाव करना पड़ेगा, जिससे फोन थोड़ा महंगा हो जाएगा, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिहाज से चुनौती पेश करेगा। इसलिए एप्पल, सैमसंग, जियोमी और रेडमी जैसे स्मार्टफोन निर्माता इस सुविधा को मुहैया कराने से संकोच कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पहले से ही अपने स्मार्टफोन्स के चिपसेट को अपग्रेड कर जीपीएस और रूसी सिस्टम ग्लोनास की सुविधा दे रहे हैं। स्मार्टफोन निर्माता अपने फोन को नाविक अनुकूल बनाने के लिए 2025 तक का समय मांग रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की है, मगर वह ऐसा बदलाव जल्द से जल्द करना चाहती है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि यह बदलाव विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर हमारी निर्भरता को खत्म करेगा। इन्हीं वजहों से इस बात पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नाविक जीपीएस को विस्थापित करने में कितना सक्षम है। इससे जुड़े हुए कई पहलू हैं, मसलन नाविक क्या है, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी सीमा क्या है आदि। इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उन पर बात करने से पहले नाविक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देश की स्थिति, नेविगेशन और समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली की स्थापना की है, जिसे नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। यह मूल रूप से 2006 में तकरीबन 1426 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू किया गया था और इसके 2011 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, मगर इसे वर्ष 2018 में पूरा किया जा सका और यह तभी से परिचालन में है। नाविक को पहले IRNSS यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता था। नाविक को 7 उपग्रहों के एक समूह के साथ डिजाइन किया गया था, मगर अब धीरे धीरे इसके उपग्रहों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। नाविक ग्राउंड स्टेशनों के एक नेटवर्क के जरिए 24/7 सुविधा मुहैया कराता है। नाविक सिस्टम के 3 उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में रखा गया है, जबकि 4 उपग्रहों को 29 डिग्री के झुकाव के साथ भूसमकालिक कक्षा में रखा गया है। वहीं ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क में नियंत्रण केंद्र, सटीक समय सुविधा, सिंगल रेंज और एकीकृत निगरानी स्टेशन तथा 2 तरफा रेंजिंग स्टेशन आदि शामिल किए गए हैं। नाविक 2 तरह की सेवाएं प्रदान करता है, नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए एसपीएस या स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा। ये दोनों सेवाएं L5 और S बैंड दोनों में प्रदान की जाती हैं। नाविक में भारत और भारतीय सीमा से परे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र तक कवरेज प्रदान करने की क्षमता है। इसे उपयोगकर्ता की स्थिति की सटीकता 20 मीटर और समय सटीकता 50 नैनोसेकंड से बेहतर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज सिग्नल अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सिग्नलों जैसे जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और बिडेउ के साथ इंटर ऑपरेबल है। अब सवाल है कि नाविक जीपीएस जैसे अन्य देशों के सैटेलाइट सिस्टम से कैसे अलग है। नाविक और जीपीएस के बीच अंतर करने वाला कारक यह है कि जीपीएस दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवा देता है। इसके उपग्रह दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जबकि नाविक का वर्तमान में महज भारत और आसपास के क्षेत्रों में ही उपयोग किया जाता है। हालांकि भारत नाविक को वैश्विक बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए अभी इसमें और अधिक उपग्रह भेजने होंगे। इस मायने में नाविक जीपीएस जितना अच्छा नहीं है, मगर दूसरे मायनों में इससे बेहतर है।
जीपीएस अपने लक्ष्य को 20 मीटर की सटीकता के दायरे में रखता है, जबकि नाविक को 20 मीटर से अधिक सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपने लक्ष्य के 5 मीटर तक की सटीकता उपलब्ध करा सकता है। यह भले ही व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन निर्देशित मिसाइलों जैसे सैन्य उपकरणों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक तकनीकी पहलू भी है जो नाविक को जीपीएस से अधिक सटीक बनाता है। नाविक एक की बजाय दो आवृत्तियों का उपयोग करता है। यह L5 के साथ साथ एस बैंड का एक साथ उपयोग करता है, जिससे किसी भी वायुमंडलीय त्रुटियों को भेद कर उपग्रहों पर मौजूद रिसीवर को अधिक सटीक स्थिति उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, सिस्टम का अपटाइम भी जीपीएस से बेहतर है, क्योंकि दोहरे आवृत्ति के उपयोग की वजह से यह टारगेट की पोजीशनिंग ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। और आखिर में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी जीपीएस और रूस के ग्लोनास जैसे सिस्टम उनके देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिससे भू रणनीतिक ज़रूरतों के समय नागरिक सेवा बाधित होने की संभावना बनी रहती है। जबकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक नाविक पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है और सरकार इसे जीपीएस की तरह वैश्विक बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। कुछ वक्त पहले तक वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की कतार में अमेरिका के जीपीएस के अलावा यूरोप का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास, चीन का बेडेऊ और जापान का QZSS या क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम रहा है, लेकिन अब भारत ने भी खुद को इस कतार में शामिल कर लिया है। जापान का QZSS और भारत का नाविक अभी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की श्रेणी में हैं, मगर ये दोनों वैश्विक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। मजे की बात यह है कि केवल यही 6 देश उन देशों की सूची में भी शामिल हैं जिनके पास खुद के सैटेलाइट सिस्टम मौजूद हैं। इन्हीं कई खूबियों की वजह से नाविक अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से बेहतर है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जो इसके व्यापक इस्तेमाल की राह में बाधा बने हुए हैं। फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि ये चुनौतियां आखिर क्या हैं। तो चलिए अब चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल पहली चुनौती के तौर पर बैंड की आवृत्ति को पेश किया जा रहा है, जिसे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर नाविक L5 की बजाय L1 आवृत्ति का उपयोग करता है तो यह उनके लिए आसान और सस्ता होगा। इसका कारण यह है कि ये कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स में L1 बैंड का पहले से ही उपयोग कर रही हैं। इसके लिए उन्हें चिपसेट में अलग से कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ना ही फोन की लागत बढ़ेगी और ना ही कंपनियों को अतिरिक्त वक्त की दरकार होगी। हालांकि इसरो का उल्लेख करते हुए रॉयटर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि L1 बैंड पर स्विच करना अभी संभव नहीं है, मगर नाविक L1 सिग्नल वाले अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल के साथ इंटर ऑपरेबल है। साथ ही इसरो ने नागरिक सेवा के लिए L1 बैंड में एक नया सिग्नल पेश करने की भी बात कही है, जो 2022-23 के बाद काम करना शुरू कर देगा। इससे सभी आगामी नाविक उपग्रह L1, L5 और S बैंड में स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज सिग्नल प्रसारित करने लगेगा। दूसरी चुनौती इसका सीमित उपयोग है। वर्तमान में यह केवल सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग, समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी व अलर्ट भेजने और प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने जैसी जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। हालांकि सरकार इसकी उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। स्मार्टफोन्स में इसके उपयोग को अनिवार्य करना इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने मंत्रालयों को स्वदेशी नाविक आधारित समाधान विकसित करने को कहा है। साथ ही स्थानीय उद्योग को नाविक के एप्लीकेशंस का उपयोग करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। निश्चित ही इससे नाविक का उपयोग बढ़ेगा। अगली चुनौती इसका सीमित दायरा है। असल में नाविक क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका दायरा भारत और भारत की सीमाओं के चारों ओर 1500 किलोमीटर तक ही सीमित है। इस दायरे के इतर क्षेत्र की स्थिति व नेविगेशन को नाविक के जरिए नहीं ट्रैक किया जा सकता। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को दूसरे वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कि उपयोगकर्ताओं को 2 एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कोई भी उपयोगकर्ता करना नहीं चाहेगा। जब उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर वैश्विक नेविगेशन की सुविधा मिल रही है तो कोई दोहरे मंच का उपयोग क्यों ही करना चाहेगा। मगर स्थिति की सटीकता के मामले में नाविक जीपीएस से कम नहीं है। कुछ मामले में तो यह अन्य से भी कहीं बेहतर है। इसके अलावा 2021 की उपग्रह नेविगेशन नीति में कहा गया है कि सरकार दुनिया के किसी भी कोने में
नाविक के सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कवरेज का विस्तार करेगी और इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में एक और चुनौती उपयोग के स्तर पर ही है। कईयों का मानना है कि जब गूगल मैप निःशुल्क है तो हमें नाविक के उपयोग की आवश्यकता क्यों है। दरअसल गूगल मैप जीपीएस पर चलता है, जिस पर अमेरिका का नियंत्रण है। वैसे भी दूसरे देश पर निर्भर रहना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह किसी भी समय आसानी से अपनी सेवा बंद कर सकते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऐसी घटना हो भी चुकी है, जब भारत ने अमेरिका से दुश्मन के ठिकानों के बारे में डेटा देने का अनुरोध किया, जिसे अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। इस वाकये ने भारत को खुद के स्वामित्व वाली नेविगेशन प्रणाली की जरूरत का एहसास कराया। आखिर में एक चुनौती यह भी है कि दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि गूगल मैप पहले से ही अपनी सेवा दे रहा है, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर उपयोग के दौरान आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को समय समय पर दूर कर लिया गया है और निरंतर इससे नई नई सुविधाओं को जोड़ा जाता रहा है। इससे गूगल मैप अधिक यूजर फ्रेंडली हो गया है, जबकि नाविक के साथ अभी ऐसा संभव नहीं है। इसमें लगातार ऐसी दिक्कतें व परेशानियां आती रहेंगी जो उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और उनके मन में नाविक के उपयोग के प्रति नकारात्मक छवि बन सकती है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि नाविक में भी वैसी दिक्कतें आएंगी ही, और अगर ऐसी दिक्कत आती भी है तो उसे दूर करने के लिए मशीनरी तैयार है। और वैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म का जब तक उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या खामियां आ रही हैं। इस तरह से तो कोई भी नवीन संरचना उभर ही नहीं सकेगी। इसलिए इसमें कुछ और उन्नति आए, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका कुछ मात्रा में उपयोग बढ़ाया जाए। ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। भारत पहला देश नहीं है जिसने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को देशी नेविगेशन सिस्टम को शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। रूस ने जीपीएस पर निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय रूप से बेचे जाने वाले स्मार्टफोन में अपने खुद के ग्लोनास सिस्टम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका कभी भी उसके नागरिकों के लिए जीपीएस को बंद कर सकता है, जैसा कि उसने इराक में सैन्य अभियानों के दौरान भी किया था। यही काम चीन ने अपने सिस्टम बेडेऊ के लिए जून 2020 में किया है। हालांकि चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक यह अनिवार्य नहीं है, मगर फिर भी 2021 में चीन निर्मित 94.5% स्मार्टफोन बेडेऊ को सपोर्ट करते थे। एक आंकड़े के मुताबिक शाओमी और सैमसंग की भारत के स्मार्टफोन बाजार में 38% की हिस्सेदारी है, जो चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। हांगकांग स्थित शोध फर्म काउंटर पॉइंट के आंकड़ों से यह मालूम चलता है कि भारत में एप्पल के अधिक महंगे स्मार्टफोन की भारत में लगभग 3% हिस्सेदारी है। एप्पल की वेबसाइट का कहना है कि पहले से ही उसके आईफोन्स जीपीएस, ग्लोनास और बेडेऊ सहित 5 वैश्विक और क्षेत्रीय नेविगेशन नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। तो फिर एक भारतीय नेविगेशन नेटवर्क को उसमें जोड़ने से क्या ही दिक्कत आ सकती है। वैसे भी एप्पल अपने महंगे स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है। उसे भारतीय नेविगेशन सिस्टम को जोड़ने में विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सैमसंग और Xiaomi जैसी खिलाड़ियों के लिए ज़रूर चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि इसके अधिकतर स्मार्टफोन्स बजट फ़ोन की श्रेणी में आते हैं और उनमें दोहरे बैंड चिपसेट को लगाना उसकी लागत को बढ़ा देगा। इसलिए सरकार को पहले महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन्स में इसकी अनिवार्यता तय करनी चाहिए और बजट फोन्स को इस अनिवार्यता से राहत देनी चाहिए। यहाँ इस प्रावधान को स्वैच्छिक बना दिया जाना चाहिए। इससे होगा यह कि जैसे जैसे नाविक सिस्टम इन स्मार्टफोन्स में बेहतर परफॉर्मेंस देगा, वैसे वैसे इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और स्मार्टफोन निर्माता इसकी मांग के अनुरूप खुद ही अपने फ़ोन में ज़रूरी बदलाव करने लगेंगे। यह बात सही है कि यह स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन का हिस्सा है और इसे मूर्त रूप देने में भी सहायक होगा, मगर ज़रूरी और तार्किक संशोधन के बिना इस विजन को सही से मूर्त रूप नहीं दिया जा सकेगा। आइए हम नोट करते हैं आज का सवाल। भारत का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक वैश्विक स्वीकार्यताओं से अभी मीलों दूर है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।